हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड दीज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज। प्लांट ब्रीडिंग हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, और इसका पूरा मेथड जिसमें हम वैरायटी कलेक्ट करते हैं, उसमें इवैल्यूएट और सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स को क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, फिर सेलेक्ट करके टेस्ट करते हैं सुपीरियर रिकम्बिनेंस को, फिर टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन कर देते हैं नए कल्टीवर्स की। ठीक है, देन अभी हम लोग मूव कर रहे हैं ऑन वीट एंड राइस। ठीक है, ये क्या है वीट एंड राइस का। अब हम जैसे मेथड हमने डिस्कस किया, ठीक है, और हमने लास्ट में सम अप भी किया कि ये जैसे कुछ वेराइटीज़ हैं जो इसी पर्टिकुलर मेथड से, प्लांट ब्रीडिंग के मेथड से बनाई गई हैं। ठीक है, कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें इन पर्टिकुलर वेराइटीज़ से काफ़ी मदद मिली है। ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। इन्हीं पर्टिकुलर वेराइटीज़ को ग्रो करने से हमारी यील्ड बढ़ी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ थी, जिससे कि हमारे फार्मर्स को भी बेनिफिट मिला है और पॉपुलेशन को भी फीड कर पाए हैं सही से। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्हीं कुछ वेराइटीज़ में कैसे बनी, कहाँ बनी, ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग आते हैं वीट एंड राइस पे। वीट एंड राइस सबसे ज़्यादा हमारे देश में कंज्यूम की जाने वाली क्रॉप्स हैं। ठीक है, 1960 से 2000 तक वीट की प्रोडक्शन 1960 में लगा लो 11 मिलियन टन्स थी, और आज 2000 तक 75 मिलियन टन्स हो गई हैं। राइस प्रोडक्शन पहले 35 मिलियन टन्स थी और अब 90 मिलियन टन्स तक नियरली हो चुकी है। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ आज की डेट की, जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा कि पहले वीट के जो पौधे थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, आज की डेट में छोटे से हो गए हैं। तो ये छोटे से एक्चुअली बनाए गए हैं सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़, इनकी तैयार की गई हैं वीट और राइस की। किसको क्रेडिट जाता है ये वेराइटीज़ तैयार करने के लिए? नोबल लॉरिएट नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्होंने ये वेराइटी तैयार की थी एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। तो कहाँ तैयार हुई थी ये? मैक्सिको में। ही डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वीट, तो सबसे पहले इन्होंने सेमी ड्वार्फ वीट तैयार की थी। इसके बाद इन 1963 काफ़ी वेराइटीज़ जैसे कि सोनालिका और कल्याण सोना, ये वेराइटीज़ काफ़ी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी थी, एंड इन वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया अलोंग द वीट ग्रोइंग बेल्ट इन इंडिया। ये जो ऊपर हमने पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये देखो, ये सोनालिका ही लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक वीट वेराइटी यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो सोनालिका और कल्याण सोना ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके नाम यहाँ पे क्या क्या नाम इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग का कहाँ पे किया था? इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज। 1963 में सोनालिका एंड कल्याण सोना बनी थी, और ये किसकी वेराइटीज़ थी? वीट की वेराइटीज़ थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सोनालिका और कल्याण सोना वीट की वेराइटीज़ थी। ठीक है, क्योंकि हम सभी क्रॉप्स की वेराइटीज़ के नाम करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करना। फिर आगे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ राइस की तैयार की गई। कहाँ पे? अब ये राइस पे आ गए, पहले हम वीट की डिस्कशन करके हटे हैं, यहाँ पे राइस पे आ गए। इनको डराइव किया गया था फ्रॉम IR8। IR8 कहाँ डेवलप की गई थी? एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। वेरी इंपॉर्टेंट। IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 से सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ राइस की निकाली गई, लेकिन इसकी पेरेंट वेराइटीज़ यानी कि IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 कहाँ से आई थी? IR8 आई थी फिलीपींस से, जिसको बनाया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI फिलीपींस में, और ताइचुंग नेटिव 1 भी इसकी पेरेंट वेराइटी थी जो ताइवान से आई थी। तो इन दोनों को क्रॉस करके ये सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ राइस की ऐसे तैयार की गई। ठीक है, पहली जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ थी।
ये डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1966 में। इसके बाद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जया और रत्ना भी इंडिया में डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस IR8, IRRI फिलीपींस, ताइचुंग नेटिव 1 1966 में हुआ था ये सब, और जया एंड रत्ना। सो ऑल दीज थिंग्स कि सोनालिका एंड कल्याण सोना वीट की हैं, जया और रत्ना राइस की वेराइटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो वीट और राइस के बारे में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग। 1960 से 2000 तक वीट प्रोडक्शन बढ़ी 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक, और राइस प्रोडक्शन 35 से 90 मिलियन टन तक, नियरली 89.5 मिलियन टन टू बी मोर एप्ट। ये हुआ था ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ जो कम जगह में ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड कर पा रही थी। नोबल लॉरिएट नॉर्मन ई बर्लॉग, अगर वीट की डिस्कशन करें तो वीट सबसे पहले सेमी ड्वार्फ वेराइटी तैयार की थी किसने, नॉर्मन ई बर्लॉग ने। कहाँ पे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको में, और इन्होंने सेमी ड्वार्फ वीट बनाई। इसके बाद 1963 में सोनालिका एंड कल्याण सोना जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी थी, इनको इंडिया में जहाँ वीट ग्रो करती है, वीट ग्रोइंग बेल्ट है जो इंडिया की, वहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया। देन सेमी ड्वार्फ राइस की वेराइटीज़ डिराइव की गई IRRI फिलीपींस में, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में। कहाँ की, किन दो वेराइटीज़ की ब्रीडिंग कराई गई, IR8 और ताइचुंग नेटिव 1। IR8 सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ तैयार की गई। इसके बाद राइस की किन दोनों को क्रॉस करके, IR8 को और ताइचुंग नेटिव 1 को। IR8 बनी थी IRRI फिलीपींस में, और ताइचुंग नेटिव 1 बनी थी ताइवान में। ये सारी वेराइटीज़ 1966 में इंट्रोड्यूस की गई, इनकी जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ थी। इसके बाद इनसे भी बेहतर, ये पहली सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी जो IR8 और ताइचुंग नेटिव 1 से बनी थी। इसके बाद और भी अच्छी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ राइस की तैयार की गई, जिन्हें हम जया और रत्ना के नाम से जानते हैं। ये इंडिया में डेवलप की गई थी। ठीक है, तो इनके नाम से पता चलता है कि ये इंडिया में डेवलप की गई थी। देन शुगर केन की बात करें, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताती हूँ। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा या देखा होगा कि पहले काफ़ी टाइम पे पहले जो गन्ने या शुगर केन यहाँ पे मिलते थे वो काफ़ी पतले होते थे और लाइट से कलर के होते थे। आजकल के टाइम पे हम लोग जो गन्ने देख रहे हैं वो काफ़ी मोटे मोटे गन्ने देख रहे हैं और थोड़े डार्क स्किन भी देख रहे हैं, राइट। तो पुराने और आज के गन्ने में क्या पर्टिकुलर फ़र्क है। एक्चुअली में हमारे जो यहाँ पे नॉर्थ में या कह लो पंजाब में जो गन्ने ग्रो कर रहे थे ये काफ़ी पतले थे और इनमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन साउथ के गन्नों में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, थिकर उनकी स्टेम थी, लेकिन वो यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से सूट नहीं कर रहे थे। तो हमें क्वालिटीज़ क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रो करने वाली क्वालिटी हमें नेटिव प्लांट की चाहिए थी, लेकिन साउथ वाले प्लांट से हमें चाहिए था उसका मोटा तना, ठीक है, थिकर स्टेम। तो हमने इन दोनों की मीटिंग करा के ऐसी ब्रीड तैयार की है जो नॉर्थ इंडिया में यानी हमारे पंजाब जैसे एरियाज़ में ग्रो भी कर सकती है और इसका शुगर कंटेंट भी हाई है। साउथ वाले की क्वालिटी है कि शुगर कंटेंट हाई है, नॉर्थ वाले की क्वालिटी है कि ये यहाँ पंजाब में ग्रो कर सकती है। तो इन दोनों को मेट करा के हमने आज जो हम गन्ने देखते हैं मोटे मोटे से वो उसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो शुगर केन की वैरायटी सैक्रम बारबेरी ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जा रही थी, लेकिन इसका शुगर कंटेंट और यील्ड दोनों ही कम थे। ठीक है, अगर ट्रॉपिकल केन्स की बात करें, जो ट्रॉपिकल शुगर केन्स जो साउथ इंडिया में ग्रो कर रहे हैं यानी सैक्रम ऑफिसिनारम, हमारे यहाँ के सैक्रम बारबेरी है और साउथ वाला सैक्रम ऑफिसिनारम, इसकी मोटा तना था और हायर शुगर कंटेंट था। ठीक है, इसका शुगर कंटेंट हाई था, बट ये नॉर्थ इंडिया में सही से ग्रो नहीं करता था। ठीक है, तो ये दो स्पीशीज़ को
सही से क्रॉस किया गया और ऐसी शुगर केन वेराइटीज़ तैयार की गई जिनमें डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ थी। किस चीज़ की? हाई यील्ड भी थी, थिक स्टेम्स भी थी, हाई शुगर कंटेंट भी था और दे कुड ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, दे कुड ऑल्सो ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जो कहानी जैसे सिंपल मैंने आपको बताई, ये वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आगे हम बात करें मिलेट्स की। ठीक है, ये शुगर केन की बात मैं दोबारा आपको एक बार सुनाती हूँ। शुगर केन हमारे नॉर्थ में जो वैरायटी ग्रो कर रही थी वो है सैक्रम बारबेरी। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रही थी। साउथ में सैक्रम ऑफिसिनारम ग्रो कर रही थी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले में क्या प्रॉब्लम थी? ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकता है, इसमें सिर्फ ये क्वालिटी है जो हमें चाहिए, बाकी इसमें पुअर शुगर कंटेंट था और पुअर यील्ड थी। ठीक है, लेकिन साउथ वाले में यानी सैक्रम ऑफिसिनारम में, साउथ वाले में यानी सैक्रम ऑफिसिनारम में इसमें क्या क्वालिटीज़ थी? इसमें थिकर स्टेम थी और हाई शुगर कंटेंट था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। तो इन दो स्पीशीज़ को फिर क्रॉस कराया गया टू गेट अ वेराइटी विच हैड डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। कौन सी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़? हाई यील्ड, thicker stem, high sugar and ability to grow in North India. तो ये चारों क्वालिटीज़ इसमें थी, हाई यील्ड, थिक स्टेम, हाई शुगर एंड एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। तो ये वैरायटी जो सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनारम को क्रॉस करके ऑब्टेन की गई। ठीक है, शुगर केन। देन हमने अब वीट, राइस, शुगर केन तीनों की बात कर ली है। नेक्स्ट हम आते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हम हाइब्रिड वैरायटीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड वैरायटीज़ में मेज़, जवार, बाजरा। आजकल हम लोग हेल्थ कंसर्न्स के कारण इन वैरायटीज़ की तरफ वैसे भी बहुत इंक्लाइन हो रहे हैं। हाइब्रिड मेज़, जवार, बाजरा, इनको सक्सेसफुली डेवलप किया गया इंडिया में ही। और इनकी हाइब्रिड वैरायटीज़ से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमें इनमें से मिली। सेवरल वैरायटीज़ इनमें हमें मिली हाई यील्डिंग and they were also resistant to water stress. ठीक है, तो मेज़, जवार, बाजरा की काफ़ी हमें ऐसी वैरायटीज़ मिली जो इंडिया में डेवलप हो रही हैं एंड
they have the qualities of high yielding and resistance to water stress. तो ये वेराइटीज़ में इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इंडिया में डेवलप हुई हैं और कौन कौन सी हैं, मेज़, ज्वार और बाजरा की वेराइटीज़. क्या क्वालिटीज़ हैं? हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, डेवलप्ड इन इंडिया. अभी हमने जो 3 टॉपिक्स वीट एंड राइस, शुगर केन एंड मिलेट्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, आई वुड लाइक यू ऑल टू हैव अ क्विक look at this topic first, and then we shall move on to the next topic. I give you nearly 5 minutes to read through them as we have covered them just now. तो अभी पढ़ोगे तो दिमाग में easily जाएगा.
Okay, so hope you have read that. So let's start with plant breeding for disease resistance. मेथड वही रहेगा, जस्ट इन्होंने शॉर्ट में बोल रखा है सारा. एक बार और क्या क्या मेंशन कर रखा है वो सब देख लेते हैं. सो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस अफेक्ट करते हैं कल्टिवेटेड क्रॉप्स को. ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, गर्म वाली जगह होती है वहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं. तो ऐसे काफ़ी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजेंस क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं. इतना ज़्यादा कई बार अफेक्ट करते हैं कि 20 to 30% लॉस हो जाता है, और कई बार टोटल लॉस हो सकता है. तो लॉसेस कैन बी नियरली 20 to 30%, और इवन टोटल, कई बार पूरा का पूरा टोटल लॉस हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप करने का, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिजीज़, जो वैराइटीज़ रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हों, ऐसी वैराइटीज़ डेवलप करने की जिम्मेदारी हम लोगों पे आ जाती है, ताकि फूड प्रोडक्शन भी एनहांस हो सके. ठीक है, तो इससे, ताकि हमारा, अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ बनाएंगे फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन दीज, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन फंगिसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स. ठीक है, तो अब रेजिस्टेंट होस्ट प्लांट की रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसका क्या मतलब है. ठीक है, रेजिस्टेंस से क्या है कि ये वो पैथोजन इसको बीमारी नहीं लगाएगा. और ये रेजिस्टेंस मेनली कौन सी चीज़ डिटर्मिन करती है. रेजिस्टेंस इज डिटर्मिन्ड बाय जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट. तो हमें होस्ट प्लांट का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे पहले कि हम ब्रीडिंग करवाएं, 2 मेल और फीमेल प्लांट्स लेकर के उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाएं, तो इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए. किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, एंड वो कैसे फैल रहा है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ प्लांट्स, ठीक है, सम डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फंगल, ये इनको हम रस्ट कहते हैं. ठीक है, रस्ट कहते हैं. कुछ डिजीजेस को हम लोग स्मट्स भी कहते हैं. ठीक है, हमने ये फंगस में करते हैं, रस्ट एंड स्मट्स भी कहते हैं. ठीक है, फंगस ऑल्सो कॉजेज इन सम रीजन्स स्मट्स. ठीक है, ये भी एक डिजीज़ होते हैं. तो अगर रस्ट डिजीज़ की बात करें तो एक बहुत कॉमन आ जाता है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट. ठीक है, फिर फंगस ऑल्सो कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसकी वजह से बहुत फेमाइन भी आया था, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा. ठीक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बहुत ऐसे डिजीज़ हैं जो फंगस करते हैं. अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स. ठीक है, ये गोभी वाली जो फैमिली होती है उसमें ये डिजीज़ आता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स. और अगर हम वायरल डिजीज़ की बात करें तो वायरल डिजीज़ में टोबैको मोज़ैक वायरस आपको अच्छे से याद होगा. ठीक है, टर्निप मोज़ैक वायरस भी एक होता है. टोबैको मोज़ैक वायरस के अगेंस्ट हमने क्रॉप वेराइटीज़ तैयार, जैसे बीटी कॉटन वगैरह जो बना वो इनके अगेंस्ट बना. सो हमने बायोटेक में किया है ना वो. टर्निप मोज़ैक वायरस इज कॉज्ड, दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. ठीक है, सो ये प्लांट ब्रीडिंग जो डिजीज़ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करवाई जा रही हैं. क्यों? क्योंकि
ये काफ़ी कई बार 20 to 30% क्रॉप ख़त्म करती हैं, कई बार पूरी टोटल क्रॉप भी ये फिनिश कर देती हैं। तो रेजिस्टेंस टू डिजीज़ अगर क्रॉप्स बनाएंगे तो इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे फंगिसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स पे हमारा डिपेंडेंस भी कम होगा। और रेजिस्टेंस बेसिकली डिटर्मिन करता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। और तो इससे पहले कि हम उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन चेंज करें या प्लांट्स ढूंढें इसके लिए ब्रीडिंग के लिए, तो पहले हम लोगों को उसका पता होना चाहिए पैथोजन जो डिजीज़ कर रहा है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे फंगल डिजीज़ रस्ट होती हैं, कुछ डिजीज़ हैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, वायरल डिजीज़ है टोबैको मोज़ैक, टर्निप मोज़ैक, ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस, टर्निप मोज़ैक वायरस, सो ऑल दीज। सो मेथड्स क्या हैं ब्रीडिंग के? मेथड्स फेज से वही होंगे, है ना। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग 2 प्लांट्स लेके आर्टिफिशियली बस पॉलिनेशन करा देते हैं बैगिंग वगैरह करके उसकी। और दूसरा मेथड हो सकता है म्यूटेशन ब्रीडिंग का, ठीक है। वैसे तो ये सारा हम लोग काफ़ी कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो हम लोग उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैंने आपको वैसे भी बता दिया था इस चैप्टर में भी कि हम लोग मेनली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे हैं बस, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में। या म्यूटेशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है? जहाँ पे हम म्यूटेशंस इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग? जहाँ पे हम लोग म्यूटेशंस इंड्यूस करके उसमें चेंजेस लेके आएंगे। जैसे क्योंकि जीन्स, जैसे हमने बात की कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पे ही ये डिपेंडेंट होता है मेनली, है ना। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में तो हम लोग को पता है कि बेसिकली क्या होता है, इट इज़ फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग में मेन चीज़ क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। देन स्टेप्स बिल्कुल वही रहेंगे जैसे हमने पहले बात की, ठीक है। जैसे हाई यील्ड वाले के लिए हम लोगों ने किया था, सबसे पहले स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, यानी जर्म प्लाज्म कलेक्शन हम लोग ले लेंगे और उनको स्क्रीन करेंगे यानी एनालाइज करेंगे, जो पहले हमने बड़े डिटेल की ना पूरी। फिर पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स को सिलेक्ट करके हम लोग उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे सिलेक्टेड प्लांट्स की। फिर हाइब्रिडाइजेशन करा के जो प्रोजेनी होंगे तो उनकी सिलेक्शन करेंगे और उनको इवैल्यूएट करेंगे उनमें से हाइब्रिड्स को, ठीक है। फिर टेस्टिंग और रिलीज़ कर देंगे नई वेराइटीज़ को, ठीक है। सम क्रॉप्स जो इससे हमने प्रोड्यूस की हैं उनकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्विकली। वैसे मैं ये जो स्टेप्स यहाँ पे है ना, मेथड्स फॉर ब्रीडिंग एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस, ये सेम देखो जैसे हमने हाई यील्ड के लिए ये सारे स्टेप्स किए थे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected parents, selection and testing of superior recombinants, testing, release and commercialization of new cultivars। तो ये सारे सेम ही हैं एक तरीके से स्टेप्स, ठीक है। इन्होंने बस सेंटेंस में सारा कुछ बता दिया शॉर्ट में, सेम ही स्टेप्स हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो एक बार ना ये जो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस और उसके मेथड्स, आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड इट वंस, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग में बैठना चाहिए। फिर इसका रिजल्ट क्या बनाया हमने, क्या वेराइटीज़ बनाई हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं। एक बार क्विकली इसको रीड आउट करो।
ओके, सो आई होप यू हैव रेड इट। अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ की हम बात कर रहे हैं जिनको तैयार किया गया है अगेंस्ट सर्टन डिजीज़ेस। ठीक है, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एमसीक्यू के लिए अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीट की क्या वेराइटीज़ हमने तैयार की हैं? अरे ये क्या बन गया? सो वीट की क्या वैरायटी तैयार की है हमने? वीट की जो वैरायटी हमने तैयार की है उसका नाम है हिमगिरी। ठीक है, ये वैरायटी कौन से डिजीज़ के रेजिस्टेंस है? लीफ एंड स्टाइप रस्ट डिजीज़ है, इसके रेजिस्टेंट है, और हिल बंट डिजीज़ के भी ये रेजिस्टेंट है, यानी ये दोनों बीमारियां इसको नहीं लग सकती। फिर ब्रासिका की हमने कौन सी वैरायटी तैयार की है? पूसा स्वर्णिम। ये कौन से डिजीज़ के अगेंस्ट है? वाइट रस्ट के अगेंस्ट है। पूसा स्वर्णिम को हम लोग करण राय भी बोल देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट तो पूसा स्वर्णिम वैरायटी हम लोग इसको करण राय भी बोल देते हैं। ये वाइट रस्ट डिजीज़ के अगेंस्ट है। देन कॉलीफ्लावर की वैरायटी भी तैयार की गई है। कॉलीफ्लावर की वैरायटी पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल। तो स्नोबॉल K1 है। स्नोबॉल में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, कॉलीफ्लावर बॉल जैसी दिखती है, वैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, स्नोबॉल जैसी दिखती है वाइट वाइट सी, तो वैसे कुछ याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने होंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अभी टेबल बना के लगा लो बेशक। ठीक है, तो ये वेराइटीज़ जो हैं कौन से के अगेंस्ट हैं? पूसा शुभ्रा, इट इज़ अगेंस्ट ब्लैक रॉट एंड कर्ल, and this one is against blight black rot के ये against है। then comes काउपी वेराइटी पूसा कोमल। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट की ये अगेंस्ट है। चिली की वेराइटी, ये क्वेश्चन अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चिली के बारे में बहुत बार आ चुका है। पूसा सदाबहार, तो सदाबहार, ठीक है, याद रखना। ये आता है चिली मोज़ैक वायरस के अगेंस्ट, टोबैको मोज़ैक वायरस के अगेंस्ट एंड लीफ कर्ल के अगेंस्ट ये वैरायटी है पूसा सदाबहार। ठीक है, तो हिमगिरी, पूसा स्वर्णिम, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, पूसा कोमल एंड पूसा सदाबहार, ये सारी वैरायटीज़ हैं अगेंस्ट सर्टन रेजिस्टेंट टू सर्टन डिजीजेस। तो ये आपको याद होने चाहिए। और कौन से किस क्रॉप की वैरायटी है, किस क्रॉप की वैरायटी है, ठीक है, कौन सी वैरायटी है और कौन से डिजीज़ के रेजिस्टेंट हैं, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे और भी टेबल्स हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, ये पहला टेबल आता है, ये देखो आगे भी कुछ करेंगे, लेकिन ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला है। नेक्स्ट वाला टेबल इंसेक्ट रेजिस्टेंट वाला होगा, तो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाला ये वाला टेबल है। क्योंकि ये पहला टेबल है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल, तो आगे हम डिजीज़ रेजिस्टेंस की, फिर फूड क्वालिटी इम्प्रूव करने की और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है,
एक बार ये टेबल ड्रॉ ही कर लो अपने हाथ से, बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको लर्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. लिख के लर्न कर लो. आई गिव यू टाइम, सम टाइम टू डू इट.
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आई होप आपने बना लिया है और लर्न भी आई थिंक करने की कोशिश की होगी। इनके नाम का कोई तरीका बना लेना आप इसको लर्न करने का, और बेहतर रहेगा ये टेबल बना के अपने सामने लगा लेना टेबल के, स्टडी टेबल के, ठीक है, ताकि आपको ये लर्न रहे, इसको भूले नहीं आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो कि सिंपल जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसमें हम लोग कराते हैं, इट इज़ कंस्ट्रेन्ड बाय, conventional breeding is often constrained by availability of limited number of disease resistant genes in the wild relatives, ठीक है, या वेरियस क्रॉप वेराइटीज़ में या उनके वाइल्ड रिलेटिव्स में ऐसे हमें मिलने मुश्किल हो जाते हैं कि नेचुरल तरीके से डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स मिले और उन्हीं से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करा दें, ठीक है। तो म्यूटेशंस इंड्यूस करना एक डिफरेंट तरीक़ों से, म्यूटेशंस अगर इंड्यूस की जाए तो ये एक कह सकते हैं बेहतर तरीका था कि ठीक है, म्यूटेशन इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम्स लीड्स टू डिज़ायरेबल जीन्स बीइंग आइडेंटिफाइड। यानी कि अगर हम कोशिश करें म्यूटेशंस इंड्यूस करा दें कुछ प्लांट में और फिर उनको देखें, स्कैन करके देखें, स्क्रीन करके देखें कि क्या इनमें ये जीन्स ऐड हो गए हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ तैयार करने का। सो प्लांट्स जिनमें ये वैरायटीज़ तैयार हो जाती हैं उनको फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डायरेक्टली, ठीक है, या इनको हम ब्रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। बाकी ब्रीडिंग वैरायटीज़, बाकी मेथड्स जो ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द कन्वेंशनल मेथड एंड द म्यूटेशन मेथड दैट वी हैव जस्ट इंड्यूसिंग म्यूटेशंस दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, इनके अलावा हो सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएंट्स जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। सोमा क्लोनल मतलब किसी भी सेल से हम लोग सोमैटिक सेल से, यानी कि जर्म सेल से नहीं, सोमैटिक सेल्स के से हम लोग उस प्लांट के क्लोन्स तैयार कर सकते हैं, वो मेथड भी हम आगे देखेंगे। या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक मेथड है, ठीक है। तो म्यूटेशंस बेसिकली क्या होते हैं? म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स, ठीक है, थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स। चेंजेस किए जाते हैं जीन्स में, म्यूटेशंस इंड्यूस की जाती हैं डिफरेंट मेथड से, ठीक है, ताकि और कोशिश की जाती है कि क्या नए टाइप का कैरेक्टर जो पेरेंटल में नहीं था वो ऐसा कोई कैरेक्टर जनरेट हुआ है, और ऐसी म्यूटेशंस हम म्यूटाजेंस से करवा सकते हैं। और ये म्यूटाजेंस हो सकते हैं कुछ केमिकल्स, कुछ रेडिएशंस, ठीक है, और फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्लांट्स में डिज़ायरेबल जीन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं। मूंग बीन, ठीक है, जिसको मूंगी की दाल बोल देते हैं हम लोग, मूंग बीन जो है ऐसा तैयार कराया गया है रेजिस्टेंस विच इज़ रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू, ठीक है, ऐसे तैयार कराए गए हैं मूंग बीन बाय म्यूटेशंस, ऐसे तैयार कराए गए हैं विच आर रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू, ठीक है। ये दो बीमारियों से रेजिस्टेंट मूंग बीन तैयार कराए गए हैं बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो काफ़ी वाइल्ड वेराइटीज़, काफ़ी कल्टिवेटेड प्लांट्स की रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स दिखाती हैं, लेकिन काफ़ी उनका यील्ड लो होता है, ठीक है। लेकिन तो इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ये ऑलरेडी हैं, तो इनमें हम लोग या तो हाई यील्डिंग जीन्स डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ढूंढें और इन वाइल्ड रिलेटिव्स में जिनमें ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, ये वाले रेजिस्टेंट वाले जीन्स इनसे हम लोग ले करके
हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें इन रेजिस्टेंट जीन्स को इनटू द हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ठीक है, ये वाइल्ड वेराइटीज़ में रेजिस्टेंट जीन्स जो अवेलेबल हैं उन ऐसे जीन्स को इनमें से निकाल के हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में डाल दें, क्योंकि वाइल्ड वेराइटीज़ का यील्ड कम है लेकिन रेजिस्टेंस अच्छा है, तो रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स वाले जीन्स उनमें से निकाल के हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में डाल सकते हैं। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कह लो किया गया रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस, कौन सा वायरस? येलो मोज़ैक वायरस जनरेट किया गया इन भिंडी। ठीक है, भिंडी कौन सी वाली में? एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, इसको साइंटिफिक नेम की तरह आप लोग लिख सकते हैं, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। जैसे यहाँ पे टाइप्ड है, हम लोग लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, वैसे मैंने कर दिया है ना, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी इटैलिक्स में है। तो रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस इन भिंडी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज़। तो अब ये भिंडी की यील्ड अच्छी थी लेकिन वाइल्ड स्पीशीज़ में रेजिस्टेंट जीन था, तो उससे रेजिस्टेंट जीन लेकर के इस भिंडी में डाल दिया गया। ठीक है, और ये इसकी एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस यानी भिंडी की नई वैरायटी तैयार कर ली गई, जिसको हम लोग परभानी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग परभानी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब ये परभानी क्रांति वाला क्वेश्चन भी अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी भिंडी की वैरायटी एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस में ये इंड्यूस कराया गया? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी वेराइटीज़ में हमने देखा कि सेम ऑल द अबव एग्जांपल्स इन्वॉल्व सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस दैट आर इन सेम क्रॉप स्पीशीज। सेम स्पीशीज से ही, सेम स्पीशीज की दूसरी वेराइटी से ऐसे जीन्स लिए गए हैं। ठीक है, या उनके साथ ब्रीडिंग कराई गई है या उनसे लिए गए हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स, एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंट जीन इज़ अचीव्ड बाय सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। तो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन करा दी जाती है इनकी, यानी कि सेक्सुअल मेटिंग करा दी जाती है जिससे हाइब्रिड तैयार कर लिया जाता है और जिससे फिर उन प्लांट्स को जो बन के निकलते हैं उनकी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज आपके पास मेनली क्या चीज़ें हैं लर्न करने के लिए? ये परभानी क्रांति की स्टोरी। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है, इसके अलावा मेथड्स के बारे में, और ये टेबल खास तौर पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट में हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंट के बारे में करेंगे, फिर ये वाला जो हो गया। ठीक है, इन वेराइटीज़ के नाम, चीज़ें बहुत हैं आज का लर्न करने वाली, तो आज का लेक्चर सुनते ही लर्न कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने आपको टाइम भी बीच बीच में से इसीलिए दिया है ताकि साथ साथ ही आपको लर्न होता रहे। यहाँ में स्टार मार्क किया है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, परभानी क्रांति पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर पूसा सदाबहार पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पूसा स्वर्णिम पे बहुत बार आ चुका है। ये सारी वेराइटीज़, ये सारा का सारा अगर आप कहो ये टेबल, ये सारा का सारा टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, इट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टेबल। ठीक है, तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना है। फिर जया रत्ना और क्या था ये, हमने वीट की जया रत्ना इसकी वेराइटीज़ थी, राइस की वेराइटीज़ थी, सोनालिका कल्याण सोना वीट की वेराइटीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के लेक्चर में। ये सारे टेबल्स आप बनाएं, इनको लिख लिख के याद करें, बहुत बेहतर रहेगा, ताकि कल वाला जो लेक्चर जिसमें हम लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आगे और कुछ लर्न करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएं। आज का याद किया होगा तो कल वाला फिर आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। अगर आज नहीं लर्न करोगे तो कल फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर।